जो हीमोग्लोबिन है वो जनरली दो टाइप का होता है। एक तो होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और दूसरा जो होता है वो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये इसकी फंक्शनिंग है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह का इसका देखिए स्ट्रक्चर। जैसे हमने ये पढ़ा है तो इसमें आपने देखा होगा कि जो Fe एटम है वो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, जनरली जब ऑक्सीजन अटैच हो जाता है तब तो इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तब तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जब ऑक्सीजन अटैच नहीं है तो उसको हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल। अब ये ऐसा क्यों होता है? जनरली देखिए जब हमने देखा कि एक Fe एटम होता है वो इस तरह से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है चार को, और 5th पोजीशन पे ग्लोबुलर प्रोटीन लगी हुई है, और जो 6th पोजीशन है या तो वो वेकेंट है या वहाँ पे वाटर ऐड होता है या CO2 या ऑक्सीजन। तो जनरली जब ये डीऑक्सी फॉर्म में होता है तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। ये स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। जनरली जो Fe एटम है वो इस कैविटी के बीच में फिक्स नहीं है। आपने देखा था कि इस तरह से ये सारी की सारी यूनिट बनी होती हैं, इस तरह से आपस में बॉन्डिंग हुई होती है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये थोड़ा सा डोम ये बाहर की तरफ होता है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। पिरामिड आपने देखे होंगे कि इस तरह ऊपर एक टॉप होता है और उसके नीचे ऐसे एटम लगे होते हैं, इसको हम पिरामिडल शेप बोल देते हैं। या आपने जैसे नाइट्रोजन का केस देखा होगा कि इस तरह का एक पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नाइट्रोजन ऊपर होता है, ना कि बिल्कुल प्लेन में। तो इसी तरह यहाँ पर जो Fe एटम होता है वो प्लेन में नहीं है, वो प्लेन से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि इसका जो साइज है, ठीक है, ये उसकी वजह से है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और एक रिपल्शन होती है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर होता है और जो इसका एक ऑर्बिटल होता है dx² - y², उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में से रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से कैविटी के बीच में फिक्स नहीं हो पाता है। देखिए जैसा हम सीखते हैं जनरली जो यहाँ पर आयरन एटम होता है वो Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। Fe2 पॉजिटिव यानी D6 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, D6 कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? जैसे ये dxy है, dyz, dxz, dx², ये dxy होता है, ये yz है, ये zx है। यहाँ पर x² - y² होता है, dx² - y², यहाँ पर dz² होता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन है dx² - y², इसकी जो शेप होती है उसके अंदर जो लोब्स होते हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस पे होते हैं, और इसी एक्सिस पे ही हमारी बॉन्डिंग होती है Fe एटम की नाइट्रोजन एटम के साथ या हिस्टिडाइन रिंग के साथ। तो दोनों में रिपल्शन होती है। उस रिपल्शन की वजह से क्या है, इनका जो गैप है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये कैविटी जो ये कैविटी होती है उसके अंदर ये फिक्स नहीं होता है। जैसा हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि 4 नाइट्रोजन लगे होते हैं, तो ये प्लेन में नहीं होता है। अब क्या होता है, ये यहाँ पर हाई स्पिन है, जब भी डीऑक्सी फॉर्म है तो यहाँ पर Fe एटम हाई स्पिन स्टेट में होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है। ठीक है जी, इसके बाद ऑक्टाहेड्रल क्यों हो जाता है? जनरली ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब होता है जब इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। जनरली जब इसके साथ ऑक्सीजन अटैच होता है तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि जो ये Fe एटम है, जो ये 4 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था, अब ये सभी के सभी प्लेन में आ जाते हैं। जो इस तरह का स्ट्रक्चर था ये सारा का सारा प्लेन है। प्लेन का मतलब है कि सारा का सारा ऐसे बोर्ड, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है तो इस प्लेन के अंदर है। लेकिन जब ये डीऑक्सी फॉर्म में होता है तो ये Fe एटम प्लेन में नहीं होता है। ये चारों एटम तो प्लेन में है, लेकिन जो ये Fe एटम होता है ये ऊपर उठा हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर
पिरामिडल शेप का होता है। ठीक है जी। अब देखिए ये प्लेन में कैसे आ गया है। अब प्लेन में आने का एक ही रीजन है कि जो ये कैविटी है, देखिए बीच में एक जगह होती है, जितने माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं वो एक साइकिल बनाते हैं और बीच में एक थोड़ी सी कैविटी होती है जिसको एक जगह है जिसके अंदर हमारे एटम फिक्स होते हैं। अब एटम का अगर साइज बड़ा है तो वो कैविटी में फिक्स नहीं हो सकता है। अगर एटम का हम साइज डिक्रीज कर दें कि वो कैविटी के अंदर फिक्स हो जाए, ठीक है, तो ऐसा किस तरह से होता है। जनरली जब डीऑक्सी फॉर्म होती है तो यहाँ पर जो Fe एटम होता है वो हाई स्पिन होता है। देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट चीज है, आपको जो एंट्रेंस होता है, जो भी एमएससी एंट्रेंस होता है केमिस्ट्री के लिए, उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं कि डीऑक्सी फॉर्म में कैसे पाया जाता है। तो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव आयन हाई स्पिन होता है और यहाँ पर जो है Fe2 पॉजिटिव आयन लो स्पिन होता है। अब लो स्पिन का और हाई स्पिन का क्या मतलब है। देखिए ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आई हैं चीजें कि जो Fe2 पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पर हाई स्पिन है, यानी इसमें पेयरिंग नहीं होती है, और यहाँ पर जो Fe2 पॉजिटिव आयन है वो लो स्पिन होता है। लो स्पिन का मतलब होता है कि इसमें पेयरिंग होती है। पेयरिंग का मतलब जैसे हमने पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, यहाँ पे D6 है कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उसमें D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली यहाँ पर पेयरिंग होती है। पेयरिंग होने से देखिए क्या होगा कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, DXY YZ और ZX जो ऑर्बिटल हैं उसमें आ जाते हैं। हम जो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे DX² - Y², जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे उसके नाइट्रोजन के साथ क्या है, वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ क्या है रिपल्शन कर रहे थे, और जिसकी वजह से ये Fe2 पॉजिटिव आयन है वो कैविटी के बीच में नहीं जा रहा था। इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा था क्योंकि रिपल्शन भी हो रही थी, तो इसी वजह से क्या है कि ये उसके बीच में फिट नहीं आ रहा था और स्ट्रक्चर कैसा था, स्क्वायर पिरामिडल था। लेकिन जैसे ही ये हाई स्पिन से लो स्पिन में चेंज होता है, ऐसा क्यों है कि लो स्पिन में चेंज हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन जब इसके साथ बाइंड करता है तो ये Fe2 पॉजिटिव हाई स्पिन से लो स्पिन में चेंज हो जाता है। अब लो स्पिन में जैसे ही चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन पहले देखिए इस ऑर्बिट में थे, इसमें भी थे, ठीक है, अब जनरली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इन तीनों ऑर्बिट में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज होता है, और जो रिपल्शन हो रही थी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से वो रिपल्शन समाप्त हो जाती है, और ये जो है कैविटी के बीच में चला जाता है, और ये सभी के सभी जो है वो एक प्लेन में आ जाते हैं। तो प्लेन में आने से जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। जो कैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। तो हमें पता लग गया है कि इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में क्या चेंज आते हैं, ठीक है, ऑक्सी और डीऑक्सी का मतलब क्या होता है। अब थोड़ा सा और डिफरेंस है जो दोनों में, ठीक है, कुछ तो सिमिलैरिटीज है, ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं कि दोनों में कुछ क्या क्या सिमिलर है, जैसे Fe2 पॉजिटिव आयन डीऑक्सी में भी पाया जाता है और ऑक्सी फॉर्म में भी पाया जाता है, और ये याद रखिए कि यहाँ पर ये हाई स्पिन में होता है और यहाँ पर ये लो स्पिन में होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है, जो डीऑक्सी फॉर्म होती है इसको हम टेंस फॉर्म बोलते हैं, टेंस, और ये होती है रेस्ट फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है, रेस्ट फॉर्म है। इसका हम जब फंक्शनिंग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको हम टेंस या टी स्टेट बोलते हैं, इसको आर स्टेट बोलते हैं। आर स्टेट का मतलब रेस्ट फॉर्म है, यहाँ पर टेंस फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस है, और जनरली बस ये डिफरेंस है। देखिए स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो गया सबसे पहला, उसके बाद ये हाई स्पिन होता है और ये लो स्पिन होता है, ये टेंस फॉर्म में होता है, ये रेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। तो आप सभी ने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसकी अच्छा ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में हमने जान लिया है। अब देखिए फंक्शनिंग क्या होती है, कैसे ऑक्सीजन कहाँ पे कार्य करता है, किस तरह से कार्य करता है। देखिए इसका जो कार्य है वो ऑक्सीजन को कैप्चर करना है। मैंने आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया कि कैसे ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल में चेंज हो जाता है। अब देखिए ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन देखिए इसी तरह का एक और हमारे पास प्रोटीन होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। जिसका नाम क्या होता है,
मायोग्लोबिन। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि कैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या क्या सिमिलैरिटीज होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब देखिए हीमोग्लोबिन जनरली क्या होता है, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब 4 यूनिट जुड़ी होती हैं आपस में, ठीक है, उसके बाद हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन इसके अंदर स्ट्रक्चर सेम है, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सेम सा होता है, और मायोग्लोबिन के अंदर मोनोमेरिक यूनिट होती है, मोनोमेरिक यूनिट होती है, मोनोमेरिक यूनिट होती है, और जो कैपेबिलिटी है ऑक्सीजन कैप्चर करने की वो मायोग्लोबिन की ज़्यादा होती है और हीमोग्लोबिन की कम होती है। ये बात आप नोट कर लीजिए कि ये अच्छे से कैप्चर कर लेता है ऑक्सीजन को, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है ऑक्सीजन कैप्चर करने की और इसकी थोड़ी कम होती है। लेकिन देखिए इसका टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब ये टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही ऑक्सीजन जब इसके साथ अटैच होता है, देखिए कैसे फंक्शनिंग होती है इसकी। जो Fe एटम है वो इस तरह का है, Fe एटम बीच में है और हिस्टेडाइन रिंग लगी हुई है, और यहाँ पर एक ग्लोबुलर प्रोटीन लगी होती है, ठीक है। जो ये प्रोटीन है वो आगे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड लिंकेज होती है, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के साथ जुड़ी होती है अगली ग्लोबुलर प्रोटीन से। अब देखिए जैसे ही ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है ऐसे, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बनाने से ये जो है, जो ऊपर था, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ये थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन जैसे बॉन्ड बनता है ये अंदर चला जाता है, ठीक है, ये इस कैविटी के अंदर फिक्स हो जाता है। जैसे ये इस कैविटी के अंदर फिक्स होगा तो हमारे पास जो ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग थोड़ा सा ब्रेक हो जाती है। ये बॉन्डिंग जैसे ही ब्रेक होगी तो जो नेक्स्ट यूनिट होती है, जो यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट है, ठीक है, उसकी जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये इससे और ज़्यादा फास्ट वे से जो है बॉन्ड बनाता है। इसी तरह नेक्स्ट के लिए है, यानी जो रेट है वो इस तरह का है, जो रेट इसका रेट स्लो होता है, इसका रेट फास्ट है, आगे इसका रेट और भी फास्ट है। अगर मैं मानूँ कि इसका रेट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है और नेक्स्ट का K4 है, तो ट्रेंड क्या आएगा कि जो K4 है वो रेट सबसे ज़्यादा है, K3 उससे कम है, K2 उससे कम है और K1 जो है वो सबसे कम है। तो आपने ये बात याद रखना है कि जैसे जैसे हम एक ऑक्सीजन अटैच होता है वैसे वैसे क्या है, ये अगले को मतलब इंक्रीज करता है, इसके रेट को बढ़ा देता है और ये उससे बहुत फास्टली जो है ऑक्सीजन ऐड होता है। तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो कोऑपरेटिव इफेक्ट के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है। तो कोऑपरेटिव इफेक्ट यही है कि जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है हीमोग्लोबिन की, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। तो अब हमने क्या करना है कि देखिए ये कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करता है, ठीक है, कोऑपरेटिव इफेक्ट समझ आया होगा आपके। तो देखिए कोऑपरेटिव इफेक्ट है, और कोऑपरेटिव इफेक्ट हीमोग्लोबिन भी शो करता है, ये कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करता है, और ये भी कोऑपरेटिव इफेक्ट को शो करता है। इसके बाद है टेट्रामेरिक यूनिट है, इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं, लेकिन ये मोनोमेरिक यूनिट होती है। मोनोमेरिक का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ एक यूनिट होगी, उसके अंदर क्या होगा कि एक Fe एटम होगा, वो ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़े होंगे, यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन होगी, लेकिन उसके आगे बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है और यहीं पे ऑक्सीजन अटैच होता है, ठीक है। और देखिए इसके अंदर भी क्या होता है कि Fe2 पॉजिटिव आयन होता है जो सेंट्रल मेटल एटम है, और इसके अंदर भी सेंट्रल मेटल एटम जो है वो Fe2 पॉजिटिव आयन ही होता है, ठीक है। आपको पता है कि लो स्पिन और हाई स्पिन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये दो तरह से होता है, अगर डीऑक्सी फॉर्म है तो ये हाई स्पिन होता है, ठीक है, अगर ऑक्सी फॉर्म है तो ये लो स्पिन होता है। इसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि या तो हाई स्पिन फॉर्म में होता है जब डीऑक्सी फॉर्म है, और जब ऑक्सीजन अटैच हो जाता है तो लो स्पिन में हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है और कैविटी के बीच में आ जाता है। स्ट्रक्चर वैसा ही है, इसमें पहले स्क्वायर, इसमें इसकी जब हाई स्पिन में होता है स्क्वायर पिरामिडल है और इसमें ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, इसमें भी ऐसा ही होता है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है जब हाई स्पिन में, और जब लो स्पिन में चेंज होता है तो ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में चला जाता है। तो ये कुछ